मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सबको घर में सुरक्षित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर्स को लेकर है। नंबर्स के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब नंबर्स को लेकर ही मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज नंबर्स है, ये मान के हम लोग चलते हैं। नंबर्स को लेकर हम लोगों ने बहुत सारे ऑपरेशंस है, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम नंबर्स की एक फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, तो अब तक हम लोगों को नंबर्स के बारे में क्या पता है, एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स के कौन कौन से नंबर होते हैं? 1, 2, 3, so on। नेचुरल नंबर्स को और क्या बोला जाता है? वेरी गुड, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इन्हें काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स के अंदर कौन कौन आते हैं? 0, 1, 2, 3, so on। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बस इतना है, होल नंबर के पास 0 है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर वो नंबर है जिनको हम p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन था हम लोग के लिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बता सकते हो q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 क्यों रहता है? यस, वेरी गुड। q नॉट इक्वल टू 0 इसीलिए दिया जाता है, अगर मान लो मैंने कोई एक फ्रैक्शन लिखा है और मैंने नीचे वाले को 0 कर दिया, इसका मतलब मेरे लिए वो नंबर अनडिफाइंड बन जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से नंबर है? जिन नंबर को हम लोग p by q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे लिए इरेशनल नंबर है। इनके अंदर में कैसे कैसे नंबर आता है, जैसे कि हो गया √2, √3 ऐसे। ठीक है, हमने और एक कैटेगरी के बारे में भी पढ़ा था, वो था इंटीजर्स। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं। वेरी गुड, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में कैसे नंबर आते हैं? 1, 2, 3, so on। और नेगेटिव में कैसे आते हैं? -1, -2, -3, so on। ये जो है बेसिक है, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हम इनको लेकर एक बड़ा फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स। तो ठीक है, चलिए देखते हैं ये रियल नंबर आखिर है क्या और उसके फैमिली में कौन कौन मेंबर है। ठीक है, रियल नंबर के बारे में जानने के लिए सबसे बेस्ट वे है नंबर लाइन, क्योंकि नंबर लाइन को हायर क्लासेस में रियल नंबर लाइन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो नंबर लाइन है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नंबर लाइन को लेकर आप लोगों ने एडिशन किया, सब्सट्रैक्शन किया, ये जो जितने सारे ऑपरेशन है आप लोगों ने एक नंबर लाइन से सीखा था। जब हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों को नंबर लाइन का बस राइट हैंड साइड दिखाया जाता था, जिसमें कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स थे। सही कहा मैंने? जैसे ही आप क्लासेस ऊपर जाते रहे तो हम लोग को पता चला कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है, वो हम लोग ने किया था, वो नेगेटिव इंटीजर्स थे। सही कहा मैंने? इन टोटल इनको कहते हैं हम रियल नंबर लाइन। ठीक है, तो अब इस रियल नंबर लाइन से हम लोग ये पता लगाएंगे कि रियल नंबर के फैमिली में कौन कौन से नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोगों को क्या पता है नेचुरल नंबर का सेट कौन सा था? 1, 2, 3 ऐसे करके कंटिन्यू। तो हम लोग को इसमें से क्या पता चला? रियल नंबर में सबसे पहला कौन है? नेचुरल नंबर्स। ठीक कहा मैंने? ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर कौन है? 0 है। अब मैं 0 से अगर इधर को कंसीडर करूं तो ये मेरे लिए कौन सा सेट बन जाता है? एक होल नंबर का सेट बन जाता है। इसका मतलब रियल नंबर के पास कौन है? होल नंबर भी है। सही कहा मैंने? अब आते हैं इधर को। अब आप इधर में नोटिस करोगे मेरे पास सारे नेगेटिव चीज है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। इसका मतलब क्या है? मेरे पास इंटीजर्स है पर नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हम लोग ये भी देख लेते हैं हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है या नहीं। पॉजिटिव इंटीजर्स भी है, वो कैसे पता चला? ये साइड नोटिस करो,
सारे मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब हमारे पास क्या है, इन टोटल इंटीजर्स कंप्लीटली प्रेजेंट है। सही कहा मैंने। फिर आता है हमारे पास क्या, रेशनल नंबर। चलो ठीक है, रेशनल नंबर क्या था, कोई भी नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे। सही कहा मैंने। अब देख लो, मान लो कि मैंने लिखा 2/1, वो भी मेरे लिए क्या है, एक रेशनल नंबर है। मैंने लिखा 4/1, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। मान लो मैंने लिखा 4/2, इसका वैल्यू क्या होता है, 2। 2 कहाँ है, वो भी एक रियल नंबर लाइन में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, रेशनल नंबर रियल नंबर के लाइन में भी मौजूद है। ठीक है ना, तो रेशनल नंबर भी इंक्लूड है। अब आता है इरेशनल नंबर। चेक कर लेते हैं इरेशनल नंबर है कि नहीं। इरेशनल नंबर के सेट में मैंने कौन से नंबर आपको बताए थे, जैसे कि √2, √3, ऐसे टाइप के नंबर। चलो √2 का वैल्यू क्या है, वेरी गुड, 1.4 के कुछ आसपास है। अब ये 1.4 जो है नंबर लाइन में कहाँ प्रेजेंट है, इस पोजीशन पे। इसका मतलब √2 नंबर लाइन में भी प्रेजेंट है। सही कहा मैंने। इसका मतलब इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के अंदर में आता है। तो यहां से हम लोगों को क्या पता चला, रियल नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, एक बहुत बड़ा सेट है, जिसके अंदर में हमारे नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, रैशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए और इंटीजर्स हो गए। ये सारे चीज उसके अंदर में आते हैं। तो आप लोग ये मान सकते हो कि इट इज अ बिग फैमिली ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये था रियल नंबर का कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग पढ़ते एक नया कॉन्सेप्ट जिसे हम लोग कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा सबसे पहला चीज है यूक्लिड्स। यूक्लिड्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, यूक्लिड्स एलिमेंट्स करके आपके चैप्टर्स में था। ठीक है, अब ये जो डिवीजन है ये कॉमन चीज है जो कि क्लास 3-4 से आप लोग को पता है डिवीजन का मतलब क्या है। अब दूसरा एक वर्ड आता है लेमा। लेमा क्या है, अब बच्चों जबकि आप लोग क्लास 10 में हो तो ये लेमा का मतलब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी बहुत जगह आप लोग को इस वर्ड का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे थ्योरम प्रूफ करने वाले हो। तो ये लेमा होता क्या है पता है, लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट है जो कि कोई और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए हेल्प में आता है। तो इसे हम लोग अगर बुक के डेफिनेशन में देख लो तो बुक में आपको कुछ ऐसा डेफिनेशन मिलेगा कि लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो लेमा का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये लेमा कहता क्या है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a, b, ठीक है, there exist 2 unique positive integer say q, r such that they satisfy a is equal to bq plus r। और ये जो r है वो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब जो इसका जो लेमा है उसने जो लाइन कहा है पहले उस चीज को समझने की कोशिश करता है। ठीक है ना, उसने क्या कहा, फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a, b, मतलब a और b हमारे लिए दो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। उनके लिए दो यूनिक पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं, मान लो q और r। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, a इज इक्वल टू bq प्लस r, और r का रोल मतलब r का जो पोजीशन है वो कैसा है, r 0 से b के बीच में रहता है। r may be equal to 0 but it is not equal to b, it is always less than b। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, अब ये जो चीज है ना, ये जो a इक्वल टू bq प्लस r है, मैं इस चीज को आपको एक बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, आप लोगों ने बचपन में डिवीजन किया है, सही कहा मैंने। चलो हम लोग एक छोटा सा डिवीजन करते हैं अभी। ठीक है ना, मान लो ये मेरे को डिवीजन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, 3 2 6 और मेरे पास ये आ गया 1। सही कहा मैंने, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं।
मेरे को आप एक चीज बताओ, ये क्या है मेरे लिए? वेरी गुड, डिविडेंड। चलो ये क्या है मेरे लिए? रिमाइंडर। वेरी गुड। चलो ये क्या है मेरे लिए? डिवाइजर। वेरी गुड। ये क्या है मेरे लिए? क्वेश्चन। चलो सही है। तो इसका मतलब आप लोगों को डिवीजन का जो जितना भी फंडा है वो आपको पता है, ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था। तो मैं अभी आप लोगों को इस चीज से कैसे हम लोग यहां पर आ सकते हैं वो चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? एक बार अच्छे से देख लो आप लोग। तो इस चीज से हम लोगों ने क्या सीखा था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये चीज आप लोग को याद है? ये जो चीज है क्या है? डिवीजन का एल्गोरिथम प्रोसेस है। इसमें हम लोग बचपन में हमारा डिवीजन सही था या नहीं वो चेक करते थे, ठीक है? हम लोग यहाँ पर डिविडेंड का वैल्यू निकालते थे और इसमें ये सब कुछ डाल के चेक करते थे हम लोग का वैल्यू सही आ रहा है या नहीं। याद है आप लोगों को? बिल्कुल से। अब ये चीज को मैं ये चीज से कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देख लो। मान लो मेरे लिए डिविडेंड क्या है? 7। मैंने 7 को ए माना, ठीक है? डिवाइजर क्या है मेरे लिए? 3 है, मैंने 3 को बी माना, ठीक है? क्वोशिएंट क्या है मेरे लिए? 2 है, मैंने 2 को क्यू माना, ठीक है? रिमाइंडर मेरे लिए क्या है? 1 है, इसको मैंने आर माना, ठीक है? अभी मैं इन चीज को यहां पर अरेंज करके लिखता हूं, ठीक है? डिविडेंड मेरे लिए क्या था? 7। 7 का वैल्यू अब क्या है? ए, ठीक है? डिवाइजर मेरे लिए क्या था? 3। 3 का वैल्यू क्या है? बी, ठीक लिखा? क्वोशिएंट मेरे लिए क्या है? 2। 2 का वैल्यू क्या है? क्यू। रिमाइंडर मेरे लिए क्या है? 1। 1 का वैल्यू क्या है? आर। अब आप लोग को समझ में आया ये चीज क्या है? मेरा इतना सब कुछ कहने का मतलब क्या था? यूक्लिड डिवीजन लेमा कुछ नहीं है बल्कि वो डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस है, ठीक है? अभी आप लोग ये सोच रहे होगे नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिथम तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ऐसा नया क्या है जो सर ने हम लोगों को इतना सब कुछ समझाया? इसमें नया ये है, ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कॉमनली इसे डिवीजन एल्गोरिथम ही कहा जाता है, पर ये चीज यूज किस लिए होता है? HCF निकालने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए ये चीज यूज होता है, ठीक है? तो ठीक है, कैसे HCF निकालते हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें HCF निकालने के लिए उसके कुछ स्टेप्स हैं जिसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग उसके स्टेप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे ताकि हम लोग इसके प्रोसीजर को कंप्लीटली समझ पाए, ठीक है? इसका जो सबसे पहला स्टेप है वो क्या है? जैसे कि उसका लेमा ने कहा था कि उसके पास 2 पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, तो इसका सबसे पहला कंडीशन है इसमें जो 2 पॉजिटिव इंटीजर है उसमें से एक बड़ा होना चाहिए जिसको हम लोग ए कंसीडर करेंगे, मतलब ए शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। समझ गए आप लोग? अब इसका जो दूसरा कंडीशन आता है उसका दूसरा कंडीशन ये है, ये जो इक्वेशन है ये उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सही कहा मैंने? इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वहां पर और एक कंडीशन क्या है? ये जो आर है वो हमेशा ऐसा रहना चाहिए, ठीक है मैंने? ये जो है ये हमेशा ऐसा रहना चाहिए। अब इसके पास एक तीसरा कंडीशन आता है, ये हमको HCF का वैल्यू कब देगा? ये हमको HCF का वैल्यू तब देगा जब R का वैल्यू 0 आएगा, ठीक है? जब R का वैल्यू हम लोग के पास 0 आएगा, ठीक है? अब जब तक हमारे पास R का वैल्यू 0 नहीं आ जाता तो हम लोग क्या करेंगे? इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। समझ गए आप लोग? इस प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। जब हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कोई दूसरा टर्म आएगा, मान लो जैसे कि C और D आ गए, ठीक है? तो फिर दोबारा हम लोग C इज ग्रेटर देन D देखेंगे और फिर से ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे जब तक हमारा ये R 0 नहीं आ जाता। जैसे ही हमारा R 0 आ जाएगा जो यहाँ पर वैल्यू होगा वो हमारे लिए HCF होगा, ठीक है? जो वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगा वो हमारे लिए HCF होगा, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? मान लो हमने एक एग्जांपल लिया है 455 और 42, ठीक है? 2 नंबर है मेरे पास। सबसे पहला काम है मेरे को A और B चूज करना, ठीक है?
प्रोसीजर ने क्या कहा था, a शुड बी ग्रेटर देन b। इसका मतलब क्या है, हम लोग a उसको कंसीडर करेंगे जो नंबर में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर मेरे लिए a कौन है 455 और b कौन है 42। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, इसको a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में मेरे को लिखना है। चलिए लिखते हैं। तो 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। ठीक है। आप लोग ये सोच रहे हो कि ये चीज कहां से है, ये चीज मैं आप लोग को यहां पर बता देता हूं। 455 डिवाइडेड बाय 42, ठीक है, 10 420, तो मेरे को मिल गया 35। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। अब देखो r का वैल्यू क्या है 35 है। r का वैल्यू 0 से लेकर b के बीच में रहना चाहिए। तो देखो 35, b का वैल्यू क्या है 45। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। r मेरा अब तक 0 नहीं आया है, नहीं आया है। हम लोग को क्या करना है, आगे जाना है, आगे चलते हैं। अब बात ये बनता है कि अब मेरे लिए a कौन बनेगा, d कौन बनेगा। जब हम लोग ये प्रोसीजर को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप लोग को एक चीज ध्यान में देना चाहिए, ये आपके लिए a बन जाएगा, ये आपके लिए b बन जाएगा। ठीक है। अब इसको लेकर देखते हैं। 42 इज इक्वल टू, 42 को कैसे लिख सकते हैं एक बार उसको देख लेते हैं। ठीक है, 42 1 35 कितना मिला मेरे को 7। ठीक है, तो ये मेरे को मिलेगा कुछ इस तरह। 35 इंटू 1 प्लस 7। ठीक है मैंने। अब देखो ये है r का वैल्यू, r 0 से b के बीच में आएगा। 0 से r का वैल्यू है 7, b का वैल्यू है 35। कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, am I right? अब देखते हैं r का वैल्यू अब तक 0 नहीं हुआ है, इसका मतलब मुझे और एक स्टेप जाना पड़ेगा। और एक स्टेप जाएंगे तो मेरे लिए a कौन बनेगा, ये, d कौन बनेगा, ये। तो अब लिखते हैं सर 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। ठीक कहा मैंने, चेक कर लो एक बार तुम लोग। 35 7 5 35 0। ठीक कहा मैंने। अब देखो r क्या आ गया 0 आ गया। प्रोसीजर क्या कहता है, जैसे ही तुम्हारे पास r 0 आ जाए तब तुम लोग स्टॉप कर लेना और ये पोजीशन में जो वैल्यू होगा वो तुम्हारे लिए HCF बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को HCF कितना मिला 7। ठीक है, प्रोसीजर समझ में आया। यहाँ पर एक चीज आप लोग हमेशा याद रखना, ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी पूछता है। ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए क्या पूछा था, HCF ऑफ 455 और 42। सही कहा मैंने। ठीक है, ये जो कंप्लीट फंडा है ना उसके अंदर में एक स्टेटमेंट है जो कि बहुत मायने रखता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट मैं आप लोग को बताता हूँ। ठीक है, हमारे लिए हमसे क्वेश्चन पूछा गया था HCF ऑफ 455, 42। ये राइट है। इसका मतलब हमसे पूछा गया था HCF ऑफ A, B। ठीक कहा मैंने। इस लेमा के थ्रू हम लोगों को एक चीज पता चलता है, ये लेमा मतलब ऐसे प्रोसीड इसीलिए कर पाता है क्योंकि इसकी प्रोसीडिंग में जो भी एलिमेंट्स आते हैं, मतलब ये 42, ये 35, ये 35, ये 7, ये 7, ये सारे, इन सब का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। कैसे होगा देखो, मेरे कहने का मतलब है HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू HCF ऑफ C, D। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, HCF ऑफ 455, 42 इज इक्वल टू HCF ऑफ, यहां पर मेरे लिए कौन है 45 और 35, ये मेरे लिए C और D है। ठीक है, 42 और 35। ठीक है, दैट इज इक्वल टू HCF ऑफ 35 और 7। चेक कर लेते हैं एक बार। प्रोसीजर से हम लोग को पता चला HCF ऑफ 45 और 455 और 42 का HCF कौन है 7 है। ठीक कहा मैंने। अच्छा, 42 और 35 का HCF कौन है, वो भी 7 है। 35 और 7 का HCF कौन है, वो भी 7 है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि इस लेमा के अंदर में छिपा हुआ है, जो कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए। ठीक है, इस चीज में आप लोग कभी गलती मत करना, क्योंकि
क्योंकि ये कॉमन चीज है, क्योंकि अक्सर ये दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करेगा। जैसे ही आप लोग प्रॉब्लम्स वर्कआउट करोगे, हम यहाँ से इस स्टेप को कौन से भरोसे से जाते हैं, वो इस मतलब उसका जो फंडा है ना, वो यही चीज कहता है। यहाँ पर जो एचसीएफ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं जिन नंबर के लिए, नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग को नंबर मिल रहा है उनका भी एचसीएफ इनके साथ इक्वल है, इसीलिए ये प्रोसीजर आगे को प्रोसीड करता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया रियल नंबर्स के बारे में, ठीक है। फिर हम लोगों ने यूक्लिड्स लेमा के बारे में पढ़ा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लेमा जो है वो कुछ नहीं है, बस एक डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस है, पर उसमें डिफरेंस इतना है, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग एचसीएफ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आप इसको लेकर कुछ प्रॉब्लम्स वर्कआउट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।